नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हरियाणा के अंदर सरकार बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल बनना बाकी है। जल्द ही मंत्रिमंडल बनना भी शुरू हो जाएगा। उसके लिए विधायकों ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी भी शुरू कर दी है, अपनी अपनी लॉबिंग भी शुरू कर दी है, बड़े बड़े नेताओं से मिलना भी शुरू हो चुका है। और जहाँ तक बात की जा रही है संघ की, तो संघ का भी अहम योगदान बताया जा रहा है मंत्रिमंडल को बनवाने में। इसी विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं और कब तक जो है ये मंत्रिमंडल होगा। इन तमाम विषयों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, सरकार तो बन गई है, नायब सरकार। अब नायब सरकार के जो मंत्री हैं वो कब तक बनेंगे और किस किस का नाम जो है मंत्रिमंडल के अंदर हो सकता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव जीत चुकी है और पिछले 2 दिन से नायब सैनी जी दिल्ली में ही डटे हुए हैं। और ये नंबर 1 चीज़ तो ये लगभग तय है अब कि नायब सैनी जी ही नए आप हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से या फिर उपराष्ट्रपति जी से, राष्ट्रपति जी से उन्होंने मुलाकात की है, तो उससे ये तय हो गया है कि भाई वो मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ मुलाकातें जो है वो शुरू कर दी और हैं। उन्होंने मतलब कि मुलाकात के साथ साथ ये भी शुरू हो गया है कि किस किस को मंत्री बनाना है। और ये इस बारे में गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विचार कर रहा है। बेसिकली तो देखो, अमित शाह जी और नड्डा जी और धर्मेंद्र प्रधान जी ज़्यादा इसमें भूमिका रहेगी उनकी, और नायब सैनी जी से भी विचार विमर्श किया जाएगा और कई स्तर पर कोशिश की जाएगी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए भी किस किस को बनाया जाए। तो लगभग 12 मंत्री बनने हैं। पहले राउंड में ये हो सकता है कि 7-8 को बनाया जाए और हो सकता है 10 भी बना लिए जाए। तो इसके लिए जो अब तक बात छन के आ रही है, वैसे तो बड़ी इसको बड़ा टॉप सीक्रेट रखा जा रहा है भाई, क्योंकि अभी कुछ फाइनल नहीं है और वो विचार में ही है। और 14 या 15 तारीख को पंचकुला में समारोह होगा, जिसमें आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित रहेंगे। उनकी व्यस्तता 2 दिन के लिए तो वो वैसे भी बाहर है। आज वो चले गए हैं लाओस के लिए निकले हैं, तो आज और कल तो वो वैसे भी बाहर रहेंगे। 10 और 11 को, 12 को वो शाम रात तक लौटेंगे। फिर 13 को संडे है, तो 14 या 15 को, मोस्ट प्रोबेबली 15 को ये फैसला होगा। अब बात आ जाती है कि मंत्रिमंडल में किन का दाव बैठेगा। मैंने आपको बताया कि इसके लिए कई तरह के क्राइटेरिया हैं। अब सबसे पहले हम बात करें कि मुख्यमंत्री जी बैकवर्ड जाति से हैं, तो वो तो कोटा पूरा हो गया। और एक वहाँ से, क्योंकि प्रदेश में कुम्हार जो समुदाय है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर भाजपा को वोट दिया। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे में गंगवा जी को दोबारा से डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। और पंजाबी समुदाय की ओर से विज साहब अब की बार स्पीकर के लिए पहली चॉइस रहेंगे, क्योंकि विज साहब जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में अगर लेते हैं तो वो पिछली बार भी इस बात का विरोध कर गए थे कि मैं जूनियर, मेरे से जूनियर है ये, और उनका थोड़ा सा जो वो बड़बोलापन है वो भारतीय जनता पार्टी को कई बार असहज कर देता है। तो स्पीकर का रोल एक और तरह का रोल होता है, उसमें ज़्यादा भूमिका नहीं होती मंत्रालय के अंदर, तो उनको, और वो बोलने में तेज हैं ही, तो उनको स्पीकर का दर्जा दिया जा सकता है। और उनके साथ ही फिर आप आ जाओ जाट पे। पिछली सरकार में 4 जाट मंत्री थे, तो चारों हैवी वेट थे, क्योंकि एक तो दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको बनाना जरूरी था। फिर रंजीत सिंह, वो भी सीनियर थे, उनको भी बनाना बहुत ज़रूरी था। और भाजपा की ओर से फिर ये जेपी दलाल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे, और कृष्णा ये जो थी ढांडा, ये थी वहाँ से राज्य मंत्री।
तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खुद के 6 जाट जीत के आए हैं। पिछली बार जाट ही 3 जीते थे, अब की बार 6 जीते हैं। 6 जीत गए। और ख़ास तौर पे जो जाट बेल्ट है आपकी, जो भिवानी की जाट बेल्ट है, जिसमें इसमें तो 3 जाट जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार ऐसा हुआ है कि जाट बेल्ट में ऐसे में जो किरण चौधरी जब पार्टी में आई तो उनके आने से श्रुति चौधरी तो शाम से जीती हैं, या उनका जो प्रभाव क्षेत्र था ज़िले के अंदर, तो एक जाटों में साइकोलॉजिकली उनका महत्व था। और ये दो भिवानी की जो तो शाम बाजड़ा दादरी सीट है, इसमें ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें जाट मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा वोट दिया। 40% तक का वोट जेपी दलाल चाहे हार गए, जेपी दलाल ने भी जाट समुदाय में 40 से 45% वोट लिया है। हाँ, अच्छा टक्कर उनकी। और श्रुति ने भी, अगर जाट वोट नहीं देता तो इंडिपेंडेंट जब 15,000 ले रहे हैं शशि परमार, तो श्रुति कैसे जीतती। तो यहाँ भी 40-45%, 50% तक जाट वोट मिला है श्रुति को। और इसी प्रकार सुनील सांगवान को भी जाट वोट मिला है, क्योंकि आखिरी में आगे जब ये चर्चा चल रही थी जाटों के गांव रह गए, अब कैसे जीतेंगे सुनील, परंतु वहाँ भी वो जीत के निकले। और जो जाट बेल्ट, कोर जाट बेल्ट थी बाडड़ा, जहाँ 63% जाट है, तो वहाँ उमेद पातुबास चुनाव जीत गए बीजेपी के जाट। तो कहने का मतलब है कि भिवानी जिले में बंसीलाल परिवार का प्रभाव रहा है, किरण चौधरी का प्रभाव रहा है, तो ऐसे में एक तो जाट श्रुति चौधरी का नंबर आना तय है लगता है। दूसरा महिपाल ढांडा है पानीपत से, तीसरी बार एमएलए बन रहे हैं, तो वो भी बनेंगे। सोनीपत से रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो जाटों में कृष्णा गहलावत की बनती है, क्योंकि सोनीपत में जो और लोग जीते हैं वो जाट नहीं है। देवेंद्र कादियान है तो इंडिपेंडेंट है, या खरखोदा से जो जीते हैं तो रिजर्व सीट है। बाकी वहाँ जो जाट जीती है तो वहाँ कृष्णा गहलोत जीती है। और वो कृष्णा गहलोत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो इंडिया बुल्स वालों से उसका पारिवारिक वो है, उसके मदर इन लॉ हैं समीर गहलावत की, तो स्वाभाविक है बिजनेस घराना है, कारपोरेट घराना है, तो तीसरी कृष्णा बन सकती है। तो ये 3 जाट का ज़्यादा है। और अगर चौथे को बनाया और दादरी का रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं, क्योंकि पिछली सरकार में भी 4 थे, तो ऐसे में सुनील सांगवान का नंबर भी आ सकता है। इसके बाद आप आ जाओ पंजाबी पे। अगर आपने विज साहब को स्पीकर बना दिया तो एक कैबिनेट मंत्री और कम से कम बनेगा। वैसे तो वो जींद से मिस्टर मिड्डा बन सकते हैं, क्योंकि अधलखा भी नए हैं, उनको नहीं बनाएंगे। प्रमोद विज हैं, वो भी नए हैं, उनको भी नहीं बनाएंगे। ज़्यादा चांसेस वो फिर ऐसे में मिड्डा के है, क्योंकि जींद के अंदर भी एक मंत्रालय देना जरूरी है, तो मिड्डा को बना सकते हैं। ब्राह्मण 2 बनेंगे जरूर अब की बार। एक मूलचंद शर्मा का बनना तय है, पहले भी वो कैबिनेट मंत्री थे। दूसरा अरविंद शर्मा, नया नाम आया, तो अरविंद शर्मा का भी लगभग तय है बनना। वैसे तो रिप्रेजेंटेशन कालका साइड से, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से जब इनका हो जाता है विज का, तो फिर शक्ति रानी शर्मा का नहीं कोई चांस। तो ऐसे में मूलचंद शर्मा और अरविंद शर्मा ब्राह्मण चेहरे हैं। अरविंद शर्मा भी XMP है और उनका अच्छा खासा प्रभाव है ब्राह्मणों में, अच्छे बड़े नेता हैं ब्राह्मणों के। अब आप आ जाते हैं वैश्य समाज में। अब अगर भिवानी से श्रुति चौधरी बनती है तो फिर घनश्याम सराफ जी वैश्य समाज से वैसे तो चौथी बार जीते हैं, पर उनका नंबर पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि जाट वोट बहुत ज़्यादा संख्या में है और किरण चौधरी जी का प्रभाव रहा है, तो स्वाभाविक है उनके कारण पार्टी को फ़ायदा भी हुआ है, तो श्रुति चौधरी बनेगी। फिर आप आ जाओ वैश्य में, बात चल रही थी तो वैश्य में विपुल गोयल फरीदाबाद से, क्योंकि फरीदाबाद से भी रिप्रेजेंटेशन करना है। और उसके साथ ही फिर विपुल गोयल के साथ आपके ये हिसार से सावित्री जिंदल, जो कि इंडिपेंडेंट है, उन्होंने समर्थन दिया है, तो एज ए वैश्य चेहरा एक सावित्री को भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे उनके बेटे को MP बनाया था, तो
तो अब उनकी माता जी जो है निर्दलीय तौर पे खड़ी हुई थी, हालांकि उन्होंने तो हराने का ही काम किया है कमल गुप्ता जी को। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सहमति थी। उनको ये पता था कि कमल गुप्ता को किस मजबूरी में टिकट देनी पड़ेगी, परंतु वो जिताऊ कैंडिडेट नहीं थे, तभी सावित्री को खड़ा किया गया। अच्छा, मतलब वैश्य समाज में हो सकता है कि सावित्री जिंदल को हाँ, मंत्री उससे बनाया। फिर हिसार का रिप्रेजेंटेशन भी पूरा हो जाएगा। सरसा फतेहाबाद में बीजेपी के पास कोई एमएलए ही नहीं है, तो वहाँ का तो वैसे ही नहीं हो सकता पूरा आपका। मैदान ही खाली पड़ा है उन लोगों का। फिर आपका आ जाता है अहिरवाद। अब राव इंद्रजीत के प्रभाव की 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, और राव इंद्रजीत का प्रभाव पूरे दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। उनकी बेटी भी चुनाव जीत के आई है। मेरे को ये लगता है कि राव इंद्रजीत की बेटी को भी अब की बार मंत्रिमंडल में स्थान क्योंकि मिलेगा। वैसे तो उनके फादर भी मंत्री हैं, तो ऐसे में परंतु देखो ना, उनके कारण पूरा साउथ हरियाणा में असर पड़ रहा है। आप देखो, राव इंद्रजीत के कारण पूरे दक्षिण हरियाणा की लगभग 1.5 दर्जन सीटों पे असर है। वो तो बेशक से है, लेकिन वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं सेंटर के अंदर, केंद्र वो सरकार कोई में। खास बात नहीं। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने ये वाला फार्मूला तो छोड़ ही दिया ना। पहले था ये फार्मूला तो। अच्छा अच्छा, अब मतलब लगातार 2-2 मंत्री भी एक घर में हो सकते हैं। फिर वहाँ आपके राव नरबीर है, अमित शाह जी के भी नज़दीक हैं, बहादुर शाह और बादशाहपुर से चुनाव जीत के आ रहे हैं, और गुड़गांवा का रिप्रेजेंटेशन बनता है उससे, तो उनको भी मंत्रिमंडल में लेना लगभग तय है। और अगर किसी कारण से आरती राव नहीं बनती हैं, तो ऐसे में फिर ओम प्रकाश यादव या फिर कोसली से या फिर लक्ष्मण जो रेवाड़ी से बने हैं उनको बनाया जा सकता। 2 अहीर बनने तय हैं। पहले भी 2 थे, अब भी 2 बनने तय हैं। अच्छा, वैश्य समाज में वैसे तो बीजेपी के तो 2 ही जीत के आए हैं कल से। नहीं, बीजेपी, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, अब भिवानी आप एक ज़िले में फिर 2 देने मुश्किल हो जाएंगे ना। 2 जिले मुश्किल होते हैं। हाँ, जब श्रुति चौधरी का अगर कोटा बन रहा है तो फिर, क्योंकि घनश्याम मुश्किल है, मुश्किल है। अगर घनश्याम जी बनते तो फिर श्रुति चौधरी श्रुति का मुश्किल। मुश्किल हो जाएगा। फिर आप आ जाओ एससी में। कृष्ण लाल पंवार सांसद थे, उनको सराहना से लड़वाया गया, तो स्वाभाविक है उनका मंत्रिमंडल में आना भी लगभग तय है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि अभी जितने भी एमएलए हैं, विधायक हैं, सभी के सभी दिल्ली दरबार के अंदर हाजिरी लगा रहे हैं, और वो मनोहर लाल जी के पास ही हाजिरी लगा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मनोहर लाल जी ही फैसला करेंगे कि किसको मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है। नहीं, अब की बार ऐसा नहीं लग रहा मेरे को। जो 2-3 दिन से सीन बना है दिल्ली का, मनोहर लाल जी आपने देखा नहीं है, ज़्यादा एक्टिविटी में दिखाई नहीं दे रहे। अब जितने एक्टिव आज से 1 हफ्ता पहले थे मनोहर लाल जी, चुनाव के जब आखिरी के 4 दिन रह गए थे, मनोहर लाल जी की सक्रियता कम हो गई थी। अब जिस प्रकार से दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान, नायब सैनी या फिर विप्लव देव, ये सक्रियता बढ़ी है। मनोहर लाल जी का पार्टिसिपेशन अब कुछ कम हुआ है। नो डाउट सीनियर लीडर हैं, परंतु देखो, ये फैसला तो मंत्रालय का तो अमित शाह जी ने करना है। टिकट के लिए तो आप कहीं जा सकते हो, अमित शाह जी फैसला करेंगे सारा। तो ये संभावित मंत्री हैं मेरे हिसाब से। हाँ, राजपूत में आपके यहाँ ये जीते हैं तेजपाल जी, तो उनको भी बनाया जा सकता है आपके सोलना से तेजपाल जी को क्योंकि राजपूत कोटा पूरा होता है। बिल्कुल। तो ये एक जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्रियों का लगता है बनना, और अगर थोड़ा बहुत इनमें चेंजेस हो सकते हैं। अंतिम फैसला तो देखो वही है, बात फिर है भाजपा नेतृत्व ने लेना है और अमित शाह जी ने लेना है, और वो मेरे को लगता है कि बड़ा सोच समझ के फैसला लेते हैं, बड़े समझ सुलझे हुए इंसान। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर बीजेपी तीसरी बार बन करके आई है, मंत्रिमंडल के लिए सभी विधायकों ने अपनी अपनी लॉबिंग जो है वो शुरू कर दी है। दिल्ली दरबार के अंदर हाजिरियां जो है वो लगातार
लग रही हैं। जितने भी हरियाणा के एमएलए बने हैं वो प्रतिदिन विकास के काम छोड़ करके दिल्ली दरबार के अंदर हाजिरी लगा रहे हैं ताकि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, तो उसके बाद वो कुछ अच्छा काम कर सके। खैर वो तो अब समय बताएगा, लेकिन हमने आपको आज बता दिया है कि ये संभावित चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।